हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मंदिरों की हम लोग शैली के बारे में जानेंगे, टेम्पल्स जो है वो स्टाइल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ और वो सूचना ये है कि हमारे जो है ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। 7 जून से हमारा मैथ्स का बैच चालू होने वाला है। आपको जो है वो डेमो लेना है तो आप मैथ्स बाय राम सर यूट्यूब चैनल पर डेमो ले सकते हैं। इसके अलावा आप श्री राम प्रतिभा एकेडमी की जो ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उनका कोर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोर्स भी लॉन्च होने वाला है 15 जून से लेकर 20 जून के मध्य में ये लॉन्च हो जाएगा और वो होगा एमपीजीएस का स्पेशल बैच लॉन्च होगा और वो ऑनलाइन ही रहेगा, उसे याद रखिएगा। बाकी जो है वो यूट्यूब पे मैं आके पढ़ाते रहूँगा, फ्री पढ़ाते रहूँगा इसमें, लेकिन वो आपका जो कोर्स होगा वो कैसा होगा, वो पेड होगा। तो सबसे पहले और ज़्यादा जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये 9993608262 इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो पट्टी चल रही है नीचे उस पर भी 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और अधिक जो है वो जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हमेशा की तरह फॉर्मेट बना हुआ है दोस्तों। फॉर्मेट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखेंगे नागर शैली, यहाँ लिखा है द्रविड़ शैली और यहाँ पर लिखा है बेसर शैली। अब कौन-कौन से की पॉइंट हो गए जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका डेवलपमेंट देखेंगे, विकास, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर इसका विस्तार है, किस-किस एरिया में यदि आप भारत में विज़िट करते हैं तो किस टाइप के मंदिर मिलेंगे। इसके अलावा इनकी जो है वो कौन-कौन सी जो है वो विशेषताएँ होंगी, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये इसके एग्ज़ाम्पल। सेम जो है वो की पॉइंट यहाँ भी रहेंगे, वहीं हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम लास्ट में कंपेयर करके इसे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नागर शैली। नागर शैली की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विकास हुआ है मौर्योत्तर काल में, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि विकास आपसे पूछेगा कि कहाँ हुआ है मंदिरों का विकास, तो वो हुआ है गुप्ता पीरियड में। लगभग जो है वो 300 जो है वो एडी से चालू हो जाता है गुप्ता पीरियड, तब जो है वो मंदिरों का विकास भारत में क्या है प्रारंभ हुआ है और उसके बाद कब तक चलेगा ये? तो ये चलता है राजपूत जो है वो काल तक चलेगा या जिसे हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक चलेगा ये और उसके बाद विस्तार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये हिमालय से लेकर विंध्याचल है। तो हिमालय आपको पता है कि ये वाला भाग हिमालय है और विंध्याचल पर्वत मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ पर है, वो इस रीजन में है, इसे भी याद रखिएगा। तो विंध्याचल से लेकर हिमालय तक के इस टाइप के मंदिर मिलेंगे आपको, तो वो मिलते हैं नागर शैली के। ऊपर ना आ रहा है तो नॉर्थ इंडिया याद रखना है और यहाँ दक्षिण आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, आपको दक्षिण भारत याद रखना है। द्रविड़ में दक्षिण और विशेषताएँ की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, जागती जो है वो जागती में स्थित होते हैं। जागती का मतलब क्या है, चबूतरे में स्थित होते हैं ये, इसे याद रखिएगा। चबूतरे में स्थित होते हैं मंदिर, जबकि आप देखते हैं द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो क्या है, ज़मीन से धरातल से रहते हैं, वहाँ पर कोई चबूतरा या जागती नहीं बनाई जाती है। और दूसरी बात क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये है जागती बीच वाला भाग और उसके बाद यहाँ से मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है। अब जब जागती रहेगी तो यहाँ पर सीढ़ियाँ रहेंगी, जबकि वहाँ पर जो है वो मंदिरों में आपको सीढ़ियाँ कम मिलेंगी। इसके अलावा अब दूसरी विशेषता है मंडप। मंडप की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये वाला भाग कहलाता है गर्भगृह। पहले इसको देख लीजिए, ये एक ऐसा होता है इसमें वर्गाकार होता है गर्भगृह और उसके बाद जो है वो भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है मंडप कहलाता है। मंडप जो है वो गर्भगृह से थोड़ा-सा छोटा रहता है। यदि कई बार क्या है ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या है और ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड होते चलते हैं। एक मंडप है तो उसे एक ही बोलते हैं और फिर कई बार ऐसा रहता है कि एक बड़ा मंडप है उसके बाद फिर दूसरा मंडप है, तो ये कहलाता है मंडप, दूसरा कहलाता है अर्धमंडप। अब मान लीजिए 3 है तो एक बड़ा है तो वो सबसे बड़ा कहलाएगा महामंडप, उसके बाद फिर मंडप और उसके बाद फिर क्या है अर्ध जो है वो मंडप। इसी प्रकार एक नाट्य जो है वो मंडप भी होते हैं, तो वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग प्रदक्षिणा पथ देख लेते हैं। प्रदक्षिणा पथ का ये मतलब होता है कि आप उत्तर भारत के मंदिर विज़िट करते हैं तो आपको परिक्रमा करने के लिए क्या है एक पाथ बनाया जाता है। आपने देखा होगा भगवान की जो है वो मूर्ति के पीछे साइड में आप चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। इसके अलावा ये वाला भाग कहलाता है शिखर कहलाता है। शिखर की यदि हम बात करते हैं तो ये रेखीय जो है वो शिखर होता है, इसमें लाइनर वाला क्या है जो है वो शिखर होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है ये। जबकि आप दक्षिण भारत में देखते हैं तो ये पिरामिड के आकार का मिलेगा। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे और ऊपर वाला भाग ये आमलुक कहलाता है। आमलुक क्या कहलाता है? ये सबसे ऊपर वाला भाग है आमलक या आमलुक कहलाता है। तो इसे भी याद रखना है। आमलक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कलश के जो है वो आकार का रहता है यहाँ। जबकि वहाँ क्या है स्तूप में या स्तूप के आकार का रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा दक्षिण भारत में तो यहाँ पर ये कलश के आकार का होगा। कई बार आपने देखा है यहाँ फ्लैग वगैरह भी लगे रहते हैं। तो ये कहलाते हैं नागर शैली की विशेषताएँ रहेंगी ये। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर
इसके एग्ज़ाम्पल देखिए तो यहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर जो कहाँ पर है, खजुराहो में स्थित है, छतरपुर ज़िले में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के। इसके अलावा दशावतार मंदिर की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश देवगढ़ में स्थित है। इसे भी याद रखना है किस स्टाइल का मंदिर है ये, तो ये नागर शैली का मंदिर है। इसके अलावा फिर इसके अलावा ये भी याद रखना है कि एक और वीडियो मैं नाइट में लाके डालूँगा, उसमें सारे के सारे हम मंदिर कवर करेंगे। यहाँ पर केवल मैंने 1-1, 2-2 एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। मेन चीज़ें आपको देखना है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अब द्रविड़ शैली आ जाते हैं दोस्तों, द्रविड़ शैली की यदि हम बात करते हैं तो इनका विकास जो हुआ है वो पल्लव जो है वो शैली से हुआ है। इस कारण इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, पल्लव जो है वो स्टाइल के जो है वो टेम्पल भी कहा जाता है। पल्लव के समय इनका विकास हुआ है, पल्लव के बाद फिर चोल आते हैं और दक्षिण भारत में कई राज्य थे ये सारे के सारे। उसके बाद फिर जो है वो एक फ़ेमस जो है वो एम्पायर आता है, विजयनगर एम्पायर। वो हमने ये देखा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या है, इसकी स्थापना हुई थी और उसी समय से फिर क्या है मंदिरों को जो है वो और ज़्यादा मॉडिफ़ाई किए गए। तो इतने जो है वो साम्राज्य के लोगों ने क्या है इस शैली को बढ़ावा दिया है पल्लव, चोल और विजयनगर। ये आपको याद रखना है। इसका विस्तार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों कृष्णा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है ये। कृष्णा नदी मैंने आपको बताया था महाबलेश्वर से निकल रही थी और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और कन्याकुमारी तो यहाँ पर है। तो कन्याकुमारी से लेकर क्या है कृष्णा की वैली तक, यहाँ तक जितने भी मंदिर मिलेंगे वो सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, तो वो रहेंगे आपके द्रविड़ स्टाइल के मंदिर मिलेंगे। विशेषताएँ की यदि हम बात करते हैं तो कुछ कॉमन विशेषताएँ रहेंगी, जैसे मंडप यहाँ भी है, मंडप वहाँ भी मिल जाएगा आपको। जागृति वहाँ मिलेगी लेकिन यहाँ पर जागृति क्या है, एब्सेंट होगी। इसके अलावा फिर गर्भगृह की बात करें तो यहाँ भी गर्भगृह पढ़ा हमने, यहाँ भी गर्भगृह है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ का जो है वो गर्भगृह कैसा रहेगा, स्क्वायर में रहेगा ये, वर्गाकार होगा, जबकि यहाँ का कैसा होगा तो ये आयताकार होगा, रेक्टेंगल होगा। इसके अलावा इनका हमने देखा शिखर कैसा है तो वो लाइनर वाला है, रेखीय है, जबकि इनका शिखर कैसा रहेगा तो ये पिरामिड के आकार का रहेगा, इस तरीके से रहेगा या फिर हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं। इस टाइप का जो है वो आपको शिखर मिलेगा। तो ये हो जाएगी इसकी विशेषता है, ये द्रविड़ शैली की विशेषताएँ हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है जो अलग करता है इसे, वो है गोपुरम। गोपुरम क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा है तो ये भव्य जो है वो प्रवेश द्वार होते हैं। जब भी आप दक्षिण भारत के मंदिर विज़िट करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जब उनका जो प्रवेश द्वार रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। थोड़ा-सा यहाँ देख लीजिए, ये रहा गोपुरम, इस तरीके से रहेगा ये। और उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं, तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो नंदी रहता है इसकी भी जो है वो मूर्ति रखते हैं वो। इसके अलावा फिर सामने जाते हैं तो यहाँ एक तालाब रहेगा, जिसे हम लोग पुष्पकारिणी तालाब कहते हैं और उसमें क्या है छोटे-छोटे जो है वो फ्लावर भी रहते हैं, उन्हें भी याद रखना है। इसके अलावा फिर जो है वो आगे करते हैं तो ये अर्धमंडप कहलाएगा, ये मंडप कहलाएगा, महामंडप कहलाएगा और फिर यहाँ जहाँ भगवान का वास होता है, वो एरिया कहलाता है गर्भगृह, ठीक है ना? तो इसे याद रखना है, ऊपर क्या रहेगा, शिखर रहेगा और सबसे ऊपर क्या रहेगा, स्तूपनीक रहेगा। जबकि वहाँ क्या था, कलश था, यहाँ आमलक क्या कहलाता है, तो यहाँ पर स्तूपनीक रहेगा। यहाँ का जो आमलक रहेगा, वो क्या है, वो है स्तूपनीक या स्तूप के आकार का ना। और एग्ज़ाम्पल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो महाबली मंदिर हो जाएगा, महाबलीपुरम कहाँ पर है ये? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके अलावा बृहदेश्वर का मंदिर या जिसे हम लोग राजराजेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, तो ये भी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और आपको एक याद रखना है एक्सेप्शन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तेली का मंदिर कहाँ है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है ये? उत्तर भारत में स्थित है लेकिन ये द्रविड़ स्टाइल का मंदिर है एकमात्र, इसलिए एक्सेप्शन है तो वो आपको याद रखना है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर देखिए विंध्य के जो है ऊपर पड़ेगा यहाँ पर इस रीजन में। इस कारण क्या है? इस कारण ये एक्सेप्शन हो जाएगा, इसलिए तेली का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये द्रविड़ स्टाइल का एकमात्र मंदिर है। फिर वेसर स्टाइल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसके किसने ज़्यादा किया है? तो चालुक्य के समय से स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा इनका विकास। इसके अलावा राष्ट्रकूट आया, उसके बाद राष्ट्रकूट के बाद जो है वो होयसैल जो है वो वंश आया, जिन्होंने लगभग जो है वो 14 जो है वो सेंचुरी तक जो है वो शासन किया था। तो इन जो है वो तीनों वंशों ने क्या किया है कि संरक्षण प्रदान किया है इस शैली को, इसे याद रखना है। इनका विस्तार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये विंध्याचल से लेकर कृष्णा घाटी तक रहेगी। विंध्याचल पर्वत ये देखा हमने और कृष्णा घाटी यहाँ पर है, तो यहाँ के जो मंदिर रहेंगे ये क्या कहलाएँगे? ये कहलाते हैं बैसर शैली के मंदिर। इनकी विशेषताएँ की यदि हम बात करते हैं तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का क्या है मिश्रित रूप होता है ये। इसे याद रखना है। इनका जो आधार रहेगा, आधार का मतलब जहाँ मंदिर का निर्माण स्टार्ट करते हैं हम लोग, आधार द्रविड़ शैली जैसा रहेगा, मतलब नीचे का भाग कैसा रहेगा? द्रविड़ शैली की तरह रहेगा और ऊपर का भाग या जो सजावट की जाती है वो कैसी रहती है? वो रहती है नागर शैली से प्रेरित होगी। इसमें जो भी सजावट वगैरह करेंगे तो वो किससे होगी? वो नागर शैली से रहेगी। इसके अलावा
फिर इनका शिखर जो है वो ढोलाकार भी मिलेगा, जब ये होएसएल वाले आ जाते हैं तो इनका शिखर कैसा हो जाता है, जो है वो ढोलाकार हो जाता है। अदरवाइज़ जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो चालुक्य वाले ने भी कैसा अपनाया था, वो अपनाया था उन्होंने जो है वो रेखीय जो है वो शिखर को अपनाया था। लेकिन बाद में जब ढोलाकार शिखर आ गया किसके समय, होएसएल के समय। और फिर ये एक मंडप कहलाता है और ये अर्ध मंडप हो रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा फिर उदाहरण की यदि हम बात करते हैं ऐहोल के मंदिर, तो ऐहोल और बादामी और पदक्कल, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? कर्नाटक में हैं, याद रखिएगा। कुंती का मंदिर है ये ऐहोल में, बादामी भूतनाथ मंदिर है यहाँ पर और विरूपाक्ष मंदिर। ये विरूपाक्ष मंदिर एक कहाँ पर है? एक हम्पी में भी है और एक कहाँ पर है? एक है पदुक्कल में भी। तो याद रखिएगा पदुक्कल वाला कैसा है ये? बेसर शैली के में बना हुआ है ये। अब देख लेते हैं हम लोग इनको थोड़ा-सा कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा 3 शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली कहाँ मिलती है? तो ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगी। द्रविड़ शैली कहाँ मिलती है? तो ये दक्षिण इंडिया में मिलेगी। और बेसर कहाँ मिलेगी? तो ये मिक्स वाला जो है वो भाग रहेगा इसका। तो देखिए विस्तार की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले विकास देख लिया था हमने। विकास हमने देखा तो गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा मिला है, याद रखिएगा। लेकिन मौर्योत्तर जो है वो लेटर जो है वो मौर्य पीरियड स्टार्ट हुआ था, वहाँ से जो है संरक्षण इनको मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो गुप्ता पीरियड में। कब तक चलेगा ये? तो ये चलता है राजपूत काल तक चलेगा। उसके बाद हो जाते हैं द्रविड़ शैली वाले। द्रविड़ शैली की यदि हम बात करते हैं तो ये पल्लव के समय है। पल्लव के बाद चोल आए और चोल के बाद फिर विजयनगर साम्राज्य आया और उन्होंने इसे क्या है संरक्षण जो है प्रदान किया। उसके बाद आ जाते हैं बेसर शैली। बेसर शैली की यदि हम बात करते हैं तो चालुक्य आए, चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट और उसके बाद होयसल जो है वो वंश आया, जिन्होंने जो है वो इसे बढ़ावा दिया। विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो ये हिमालय से लेकर विंध्याचल तक है, तो ये हो जाता है नागर वाला। और उसके बाद फिर जो है वो विंध्याचल से लेकर कृष्णा घाटी तक, तो ये हो जाएगी आपकी बेसर शैली। और उसके बाद कृष्णा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका द्रविड़ शैली। तो इससे याद रखिएगा नागर, बेसर और द्रविड़। इसी तरीके से मैप में आप चलते रहें, तो ये तीनों को कंपेयर करें आप। विशेषताएँ की यदि हम बात करें तो जागृति यहाँ पाई जाती है, बाकी दोनों में क्या है एब्सेंट होती है। मंडप की बात करें तो ये तीनों में मिल जाएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गर्भगृह याद रखना है कि यहाँ कैसा होता है वर्गाकार होता है, वहाँ कैसा होता है आयताकार। और वहाँ पर क्या है मिक्स हो सकता है, रेखीय भी हो सकता है या फिर ढोलाकार भी हो सकता है। इसके अलावा प्रदक्षिणापात कहाँ मिलेंगे? तो ये मिल जाएँगे आपको नागर स्टाइल में, याद रखिएगा। जबकि द्रविड़ में ये एब्सेंट होते हैं, बेसर में ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा फिर अ, रेखीय शिखर शिखर तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है आपको कलश मिल जाएगा, बाकी दोनों जगह स्तूपनिक मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ का आमलक क्या कहलाता है? स्तूपनिक कहलाता है और यहाँ का भी क्या कहलाता है? स्तूपनिक कहलाता है। जबकि वहाँ का क्या कहलाता है? कलश कहलाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हमने देखे कनरिया महादेव का मंदिर है, इसका क्या है महाबलीपुरम देखा हमने। और इसके क्या है ऐहोल के मंदिर है, बादामी मंदिर या पदक्कल वाली जगह में। तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में मिलेंगे। ऐहोल का में कौन-सा मंदिर है? कुंती मंदिर है और भूतनाथ का मंदिर, फिर विरूपाक्ष मंदिर। और तेली का मंदिर कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो, है ना? यदि आपको समझ में आता है, लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को जोड़ते चलिए। थैंक यू सो मच।